Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. नमस्कार, फोरम लर्निंग हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ हैं रोहन अपूर्व सिन्हा। नमस्कार, फोरम लर्निंग हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ हैं रोहन अपूर्व सिन्हा। हेलो एंड वेलकम रोहन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कैसे हैं आप अभी, किस तरीके का आपको फीलिंग हो रहा है? अभी अभी रिज़ल्ट आया सर, काफ़ी ओवरवेलमिंग था, लेकिन अब ठीक लग रहा है, अब सेटल डाउन हो रहा हूँ सर। तो हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि रोहन अपूर्व सिन्हा का जो चयन हुआ है वो सहायक ज़िला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर हुआ है। इनका यूपी पीसीएस 2022 में चयन हुआ है इस पद पर। इससे पहले हम आगे बढ़ें, रोहन, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। सर, मैं रहने वाला रांची का हूँ, रांची झारखंड से। और मेरे घर में मेरे पिताजी, माताजी और मेरी छोटी बहन है। और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी से की है, रांची से ही। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए पुणे चला गया था, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया है एक्सेंचर में, कॉर्पोरेट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और उसके बाद से मैं 2020 के बाद से मैं इसमें तैयारी में लग गया। तो जब आपका परिणाम आया उत्तर प्रदेश पीसीएस में चयन का, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कर रहे थे उस समय आप? सर, उस दिन एक्चुअली मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था ज़िंदगी के बारे में। फिर ऐसे ही पार्क में बैठ के मैं चॉकलेट खा रहा था स्ट्रेस कम करने के लिए। और तभी मेरे दोस्त ने मेरे को कांग्रेट्स बोला, तो मुझे लगा कांग्रेट्स क्यों बोल रहा है। तो फिर बोला कि भाई रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट चेक कर ले। और जब मैंने पीडीएफ में अपना नाम देखा तब लगा कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ है इतने दिनों के प्रिपरेशन के दौरान। तो वो काफ़ी ओवरवेलमिंग था सर। फोरम आईएएस से आप तकरीबन 2 साल से जुड़े हुए हैं। जी सर। एम आई राइट? जी सर। 2020 से मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं। जी सर। तो 2020 से आप यहाँ पे कौन से कार्यक्रम में जुड़े हुए थे? आपको फोरम आईएएस के बारे में पता कैसे चला? ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो क्या था सर? पहली बात तो फोरम आईएएस का मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबको पता है कि जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो मैंने फोरम आईएएस में ही शुरुआत की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। और उसके बाद जब यूपी पीसीएस का जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैंने यहाँ पे स्टेट प्रोग्राम के लिए ही इसमें एनरोल कराया। और उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए सिमुलेटर्स हम लोग देते रहते हैं। तो फोरम मतलब पूरा मेरा यूपी का जो प्रिपरेशन था उसमें पूरा साथ फोरम ने ही दिया है। यहाँ तक कि इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी फोरम का ही मैंने सहायता ली थी। अच्छा, एक आमतौर पर हमारे प्रतियोगियों के जहन में सवाल होता है कि जो आईएएस की तैयारी होती है और जो पीसीएस की तैयारी होती है, वो दोनों जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी अलग अलग करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब समानताएं हैं वो तो कुछ हैं, जैसे कि जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर वो अमूमन सारे ही स्टेट पीसीएस में सेम होता है। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो यहाँ आता है कि कोई भी स्टेट अगर अपना एग्ज़ाम ले रहा है, अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले रहा है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी विद्यार्थी है उसको उस स्टेट के बारे में जानकारी हो। तो जैसे अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप उदाहरण के तौर पर अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे इंडिया के डिफरेंट सॉइल्स। लेकिन जब आप स्टेट पीसीएस में आएंगे तो वो उत्तर प्रदेश के जो भिन्न भिन्न रीजन्स हैं
उसके सॉइल्स के बारे में वो उत्तर प्रदेश में ये पूछा जाएगा। तो डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर आपने अपना बेसिक सब क्लियर किया है, लेकिन आपको उस राज्य के बारे में जो जानकारियां हैं वो आपको बिल्कुल ही साफ होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी का जो पेपर है वो मैंडेटरी है, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है इंग्लिश मीडियम के छात्रों को। उसके अलावा एसए में जो डिफरेंस है और जो एथिक्स में जो क्वेश्चन पेपर की पद्धति है उसमें भी थोड़े से डिफरेंस है उसमें। तो इस तरह से अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, आपने सारे पेपर्स की प्रिपरेशन की है, लेकिन अगर जब आप राज्य की प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें राज्य से संबंधित जो भी जानकारी है, इसके अलावा राज्य का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो किस तरह से प्रश्न पूछता है, उसकी जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई छात्र आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो क्या पीसीएस को बहुत ज़्यादा ध्यान दिए बगैर आईएएस की तैयारी करने के साथ ही पीसीएस निकाला जा सकता है? सर इसमें मतलब जैसे अगर अभी जो गुजरा बीपीएससी प्रीलिम्स, अगर उसको देखा जाए तो उसमें कई छात्र इस डिलेमा में आ सकते हैं कि अगर बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और उसके बाद अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो शायद यूपीएससी का प्रीलिम्स पे फ़र्क आ जाए, क्योंकि मेंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन फ़ायदा उस वक्त होता है जब जो स्टेट पीसीएस है और जो यूपीएससी है वो अलाइंड रहता है, अगर एक साथ रहता है। तो इस बार भी कई छात्र यूपीएससी का मेंस देने के बाद तुरंत अपने सेंटर पे पहुंचे जहाँ पे भी यूपी में पढ़ा था, और उन्होंने वहाँ पे मेंस की जो अपनी जो भी था पेपर्स वो दिया। तो अगर अलाइनमेंट हो जाता है डेट के हिसाब से तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तैयारी के वक्त ये देखना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब से इस बार से तो यूपी में भी यूपी स्पेसिफिक 2 पेपर आने वाला है, ऑप्शनल हट गया है, तो उसमें ध्यान तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूपी स्पेसिफिक आ रहा है और आपको 2 पेपर देना है जिसका मतलब होता है 40 क्वेश्चन, तो आपको उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन से वहाँ पे नहीं जा सकते। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, ये निर्णय आपने कब लिया? कॉलेज के दौरान या फिर जॉब के दौरान? सर मतलब ऐसा जो एक कोई भी विद्यार्थी होता है जब 12वीं के बाद आता है, उसमें एक इमोशनल क्वोशंट होता है जहाँ पे वो सोचता है कि सोसाइटी के लिए थोड़ी करना है, कुछ करना है। तो वो इमोशनल फेज से मैं भी गुजरा था सर। उसके बाद जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, तो फिर जब मैं जॉब कर रहा था उस दौरान मैं 2 साल मैंने जॉब की है, तो उसके पहले मैंने कॉलेज में रहते हुए एक एनजीओ में भी काम किया था जी। तो मुझे फ़र्क दिखाई दिया कि जो हम लोग अगर चाहें तो अपनी सोसाइटी के लिए किसी भी सेक्टर में काम कर सकते, तो वहाँ से एक झुकाव आया। लेकिन जब मैं जॉब में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिसमें यूके के एजुकेशन क्षेत्र में हमारा प्रोजेक्ट हमें बनाना था। तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि कितना डिफरेंस है एक यूके में जिस तरह की शिक्षा पद्धति है और जिस तरीके की हालत इंडिया में है, क्योंकि मैंने एनजीओ में रहने के दौरान भी वो महसूस किया था। तो मुझे लगा ठीक है, कोशिश करते हैं, जॉब छोड़ते हैं और पूरी तरीके से इसमें होते हैं। अगर काम करने का मौका मिला एज आईएएस के तौर पर तो मैं वो चेंज ला पाऊंगा। एक छोटे, अगर लोग कहेंगे कि आप पूरे देश में तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट में भी अगर 50,000 लोग के भी जीवन में भी परिवर्तन आता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। तो वहाँ से मैंने सोचा कि शुरुआत। तो जैसा कि इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जो काफ़ी अहम चरण माना जाता है, प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम जी। तो प्रारंभिक परीक्षा के अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर हम नज़र डालें तो हम देखेंगे कि काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं उनमें, है ना? और प्रश्नों की प्रकृति और उनकी जो संरचना है उनमें भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसे में नए पैटर्न और नई पृष्ठभूमि के साथ आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे अभ्यर्थियों को कि इसकी तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? जैसे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का अगर पेपर देखा जाए तो उसमें बहुत सारा लॉजिक आप लगा सकते हैं, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स लगते हैं। उसमें अगर आपको एक स्टेटमेंट का उत्तर अगर आता है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि बाकी के उत्तर को भी आप निकाल पाएँ या ऑप्शन से कर पाएँ। लेकिन परेशानी पीसीएस के अमूमन पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में ये आती है कि फैक्चुअल बेस्ड और एक क्वेश्चन है, उसके ABCD यही ऑप्शंस हैं।
तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपको थोड़ा सा फैक्चुअल होना पड़ता है और बिल्कुल आपको जैसे तिथि याद करनी पड़ती है, कई बार कितने डिस्ट्रिक्ट में ये योजना हुई है वो याद करना पड़ता है। तो थोड़ा सा झुकाव फैक्चुअल के तरफ भी देना पड़ता है। थोड़ा आपको मतलब जो कई बार यूपीएससी जो प्रिपेयर करते हैं छात्र, वो कई बार इग्नोर कर देते हैं कि अरे यूपीएससी कभी भी फैक्ट्स नहीं पूछता है। तो थोड़ा हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि पीसीएस में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधा पूछ लिया जाता है कि मतलब नंबर्स पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वो मेरे ख्याल से जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आते हैं, अगर उसका आपने अच्छे से किया है और डिटेल्स में किया है तो वो करना आसान हो जाता है। हाँ, गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप काफ़ी प्रश्नों के हल कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसे मिडिएवल में इस बार जिस साल हमने दिया था प्रारंभिक परीक्षा, उस बार मिडिएवल के बिल्कुल ही मतलब आपको याद होने चाहिए थे कि ये डायनेस्टी है, ये किंगडम है, तो वैसे भी प्रश्न आए थे। तो उसमें थोड़ा सा आपको टटोलना पड़ता है अपने नॉलेज बेस को, तो वो करके बिल्कुल पॉसिबल है और मतलब किया है लोगों ने। तो आप आईएएस के भी अभ्यर्थी हैं और पीसीएस के भी अभ्यर्थी हैं जी। तो हमें ये बताएं कि जो मानक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री होती है जी आईएएस और पीसीएस के लिए, जी खासकर प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से, जी वो कितनी अलग होती है या समान होती है? और अलग होती है तो पीसीएस परीक्षा में किन किन बुक्स का या फिर स्टडी मटेरियल्स को अलग से पढ़ना पड़ता है? सर, अगर मैं अपने बारे में बता पाऊँ, मैं सबके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं अपने बारे में बता पाऊँ तो जितने भी जो सब्जेक्ट्स थे जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो बिल्कुल बेसिक्स और फंडामेंटल्स होते हैं, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो ये सब तो मैंने बिल्कुल जो हमने स्टैंडर्ड बुक्स है, इसके अलावा राजीव अहीर, स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी यूपीएससी के लिए जो लोग पढ़ते हैं, सेम मैंने वही फॉलो किया था। उसके अलावा जैसे यूपी के जो जैसे कई बार नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, तो वो हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, लेकिन यूपी के जो स्पेसिफिक हो गए जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स, कई बार कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा है या किस ज़िले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये सब क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। तो ये सब के लिए मैंने सारस्वत सर की एक बुक कंपाइलेशन आती है उत्तर प्रदेश की, तो वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा बाकी जो भी जनरल स्टडीज़ की मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती वही प्रेफर की थी। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो मतलब कंटेंट होता है या फिर जो स्टडी मटेरियल होता है या अध्ययन सामग्री होती है, उसके लिए ऑनलाइन मटेरियल कितना यूज़फुल होता है? सर, ऑनलाइन का अगर मैं बताऊं तो मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो जो घटना चक्र जो आती है, तो घटना चक्र इंग्लिश में होती है, सॉरी हिंदी में होती है। अमूमन घटना चक्र जो होती है हिंदी में होती है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर प्रारंभिक परीक्षा देखी जाए तो उसका मैंने कई जगह ढूंढा था, तो लोग इंग्लिश में कंपाइलेशन डालते हैं, तो वो एक था, मुझे हेल्प हुआ कि ऑनलाइन में मुझे घटना चक्र का ट्रांसलेशन मिल गया था। उसके अलावा ऑनलाइन अगर मटेरियल देखा जाए तो कई कोचिंग संस्थान हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो मंथली कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर्स का, जो कि अगर आप यूपीएससी के छात्र तो आपको नहीं मिलेगा ऐसे, लेकिन कई कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने ये डाला हुआ है, तो उससे सर हेल्प होता है, काफ़ी हेल्प होता है, ऑनलाइन से हेल्प हो जाता है। उसके अलावा कई जो यूपी पीसीएस स्पेसिफिक चैनल्स हैं यूट्यूब में, वो भी जो लगे हुए हैं कई सालों से इसी परीक्षा के लिए, तो वो लोग का भी जो कंटेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उससे हेल्प हो जाता है सर ऑनलाइन अगर देखा जाए तो अभी हाल के सालों में जैसा कि हम पहले देखते थे कि यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स परीक्षा में निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंकन की जो पद्धति थी वो नहीं अपनाई जाती थी जी, लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से स्टूडेंट्स जो है काफ़ी टेरिफाइड रहते हैं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। जी। तो निगेटिव मार्किंग को किस तरीके से टैकल करना चाहिए? सर, मतलब जैसे अगर नेगेटिव मार्किंग जब बात आती है तो सभी अभ्यर्थियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग सबके लिए है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं या 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब पहले जैसे होता था कि लोग 150 में से 150 अटेम्प्ट कर लेते थे कि अरे क्या ही हो जाएगा, तो वो सबके लिए समान है कि सब लोग ये सोच के जाएंगे कि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है या कम से कम करना है। तो वो ध्यान में रखना चाहिए कि कट ऑफ नीचे आता है, जैसे इस बार भी आया था नीचे, पहले के मुकाबले नीचे आया था,
तो नेगेटिव मार्किंग को जो गेस बिल्कुल ही जो आप ये सोच के कि अरे तुक्का बिल्कुल लगा दिया जाए कि ABCD है जो भी सोच के लगा दिया जाए, वो कम करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप कैलकुलेटेड गेस लें। जैसे अगर जब 50-50 की बात आती है कि अगर A करना है या D करना है, तो उसमें आप गेस वर्क कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से आपको मिल सकते हैं अंक हाफ। लेकिन बिल्कुल जब आप 1/4 की प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे होते हैं तो उसमें बहुत चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाए, तो वो अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है, अभ्यर्थी को ये सोचना भी पड़ेगा कि अटेम्प्ट मेरा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो बोल्ड होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो वाइल्ड गेस बोला जाता है इंग्लिश में, वो नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ रिस्क लेना चाहिए। तो वो बैलेंस आपको करना पड़ेगा, और वो बैलेंस आपको जब आप मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि आप किस तरह से वो गेसिंग कर पा रहे हैं, तो वो हेल्प करेगा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने में। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि मॉक टेस्ट से नेगेटिव मार्किंग को टैकल किया जा सकता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग कम की जा सकती है जी। कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए प्रीलिम्स में? सर, अगर PCS की बात की जाए तो जैसे UPSC में मेरा मानना है कि आप लोग 30-40, कई लोग 50-60 भी मॉक दे देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट बस देने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एनालिसिस। अगर मैं बस मॉक दे के आ गया तो उससे ज़्यादा वो उतना मुझे फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि अगर मैंने 20 ही मॉक्स दिए हैं और उसका एनालिसिस मैंने बहुत ढंग से किया है और मैंने उसको अपनी रिवीजन में लेके आया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सर, मैं मानता हूँ कि PCS का अगर आप जो फैक्ट बेस्ड वाला है वो अगर आप कवर कर लिए हैं 6, 7, 8, 9, 10 मॉक्स में, उसके अलावा अगर आपको बस अपनी जो अटेम्प्ट है उसको अगर जज करना है कि मैं किस तरीके से दे पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से सर 20-22 मॉक्स काफ़ी होंगे अगर आप एनालिसिस सबका कर पा रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास समय है तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं। ये बताइए कि जो अटेम्प्ट रेट है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में सेफ साइड पे रहें? सर, जब से नेगेटिव मार्किंग आया है तो जैसा मैंने बोला कि 150 में से लोग पहले 150 कर देते थे, लेकिन अब है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होकर अगर आप 125 से 130 तक कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि क्लियर हो जाए। लेकिन मतलब अगर इस में आप रहे ये सोच के कि जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर लोगे तो ही क्लियर हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सर 120 से 130 तक अगर आप कर पा रहे तो आप बहुत अच्छे सेफ साइड में हैं कि आप बिल्कुल ही क्लियर कर लोगे। तो मेरे ख्याल से उतना अटेम्प्ट काफ़ी रहेगा सर। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जी, जो क्वालिफाइंग होता है और उसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, एप्टीट्यूड, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल, इन सब के भी प्रश्न होते हैं। जी, जी। तो उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि वो पेपर क्वालिफाई हो जाए? मैं अगर कंपेयर करूं तो पीछे जैसा UPSC का CSAT था और जैसा UP-PCS का CSAT था, उसमें काफ़ी अंतर थे। मतलब जो प्रश्न का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो UP-PCS में कम है अगर देखा जाए CSAT UPSC का। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे अटेम्प्ट्स ले सकते हैं बिना समय गंवाए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है UP-PCS में वो है संचार वाला, जैसा कि आपने सर बताया प्रश्न, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हैं। बाकी किसी भी CSAT में वो ये नहीं पूछा जाता है संचार वाले प्रश्न, और वो काफ़ी मात्रा में भी आते हैं। 10-15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं संचार वाले, और अगर आप नहीं पढ़ा है आपने वो अच्छे से तो आप नहीं हल कर पाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर। उसके अलावा सर जो हिंदी वाला जो पोर्शन है वो कोई भी इंसान जो हिंदी बोलना और लिखना जानता है उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं होते हैं कि आपको बहुत ही आप उसमें पारंगत होने चाहिए तभी आप वो कर पाएंगे, वो हो जाते हैं। इंग्लिश के भी बेसिक प्रश्न ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो आप सेफ साइड है, जो भी कट ऑफ है वो आप क्लियर कर लो। उसके अलावा आप जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हल करने लायक होते हैं, बिल्कुल बेसिक पे ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल कट ऑफ क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है सर। ओके, अब आते हैं मुख्य परीक्षा, जो दूसरा चरण होता है UP-PCS एग्ज़ाम का। मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि 4 प्रश्न पत्र होते हैं सामान्य अध्ययन के, और 2 आपके वैकल्पिक विषय के होते हैं। इसके अलावा हिंदी होता है और निबंध होता है या ऐसे होता है।
तो शुरुआत करते हैं हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों से। जैसा कि आपने देखा कि अगर पुराने प्रश्न पत्रों पर हम नज़र डालें तो धीरे धीरे इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। और अगर हम इसे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पर यूपीपीसीएस के पेपर को पा रहे हैं, मतलब प्रश्न पत्र वैसे ही लगभग लगभग आ रहे हैं। अगर यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो GS1 पेपर जो है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 मुख्य परीक्षा में, उसकी तैयारी आपने किस तरीके से की? सर GS1 में जो बाकी सब तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब जो थे वो तो सेम ही रहने वाले, क्योंकि एंशंट से या उससे जो भी पूछा जाएगा वो सेम रहेगा। और जो एंशंट में जो भी डायनेस्टीज जो यूपी में कवर होती हैं वो तो यूपीएससी में भी आप कवर कर ही लेते हो, क्योंकि आप बिल्कुल एक साथ सब पढ़ते हो। लेकिन उसके अलावा जो पूछा जाता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले बार पूछा गया था कि जो क्रांतिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश से जो संबंधित क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए तो मैंने जो वो कंपाइलेशन था यूपी नो योर स्टेट यूपी का जो कंपाइलेशन था, जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था पूरे स्टेट के बारे में हर पत्र के हिसाब से GS 1 2 3 4, तो मैंने वो रेफ़र किया था, जिसमें यूपी संबंधित जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी GS1 से रिलेटेड जो भी हैं उसको हल करने के लिए। और उससे काफ़ी हेल्प हुआ था, क्योंकि जो भी यूपी संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी सब इकट्ठा कर ली और उसके बाद वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप बना भी सकते हैं आंसर्स अपने। अगर आपको बिल्कुल नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा सा अपने यूपीएससी वाला भी जो आपने ज्ञान लिया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात ये है कि जो पिछले प्रश्न पत्र हैं वो उसमें से कई सारे प्रश्न इस बार बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ गए थे, और बहुत सारे जो अभी जैसे 2018 से ही यहाँ रिटन में शुरू हुआ है मेंस, तो उसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी भी जो आप बस सिलेबस पढ़ लो तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये वाले जो प्रश्न हैं ये तो आने ही वाले, और वैसे ही हो रहा है। अभी तक चौथे वर्ष में हम लोग हैं मेंस के, तो बिल्कुल वहाँ से ही उठे हुए, जैसे कि इस बार जो लोकगीत हैं वो पूछे गए थे और वो सिलेबस में भी है। तो उससे सर ये भी फ़ायदा हुआ कि आप अगर सिलेबस बिल्कुल एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लें तो आपको पता चल जाए कि बिल्कुल सिलेबस से भी उठा के बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे फ़ायदा हुआ था सर। वंडरफुल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, जहाँ तक मुख्य परीक्षा का सवाल है, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को और स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि उसके लिए आपने क्या रेफ़र किया, जैसे इतिहास है या फिर कला और संस्कृति है या भूगोल है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो की थी, कोई स्टडी मटेरियल फॉलो किया था? सर मैंने वो यूपी नो योर स्टेट यूपी सारस्वत पब्लिकेशन का था, तो मैंने वो रेफ़र किया था। उसमें पूरा मतलब सारी जानकारी दी गई थी, भूगोल हो, इतिहास हो या फिर अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो यूपी का, उसमें सारी जानकारी थी, तो मैंने उसी से सारे अपने एक्सट्रैक्ट किए थे। उसके अलावा मैंने जैसे मैंने पहले बताया कि जो मासिक कंपाइलेशन आता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो मैंने वो रेफ़र किया था और उसमें से जितने भी स्कीम्स थे उसको मैंने यूज़ किया था अपने जो भी एग्जाम्पल्स कोट जो भी उदाहरण देने हैं, उदाहरण लिखने हैं, उसमें मैंने वो सारे कंपाइलेशन से निकाल के रखा था। और सारे उसके जो भी जीएस के लिए जो भी मैंने अलग से नोट्स बनाए थे कि वो मैंने वो वाले एग्जाम्पल्स ही यूज़ करूँगा अगर जो उत्तर प्रदेश में अगर कोई स्कीम चल रही है सरकार की, तो वो कोट करने से मुझे पता था कि अंक ज़्यादा मिलेंगे, तो मैंने वो किया था। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 पर आते हैं जी, और इसमें पॉलिटी, राजनीति और राज्य व्यवस्था जो है और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मतलब जैसे पॉलिटी के लिए अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो क्या सफिशिएंट थी या उसके अलावा भी आपको इसके लिए पढ़ना पड़ा था? सर जो बेसिक जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे इस बार पूछा गया था कि राष्ट्रपति को किस तरह से चयनित किया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया बताइए। तो वो तो आप अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको बिल्कुल ही वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो कई सारे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न आए थे उसके लिए आपको करंट अफेयर से भी, क्योंकि रिलेटेड GS2 से काफ़ी प्रश्न आए थे उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उसके लिए आपको तो मंथली कंपाइलेशन हो या आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो उससे आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो अगर ज़िला संबंधित या कोई जैसे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम आया था वो तो खैर 3 में हो जाएगा, लेकिन
जो ऐसे जो प्रश्न आते हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसके लिए अगर आप कोई भी जो, जैसे मैंने बताया सारस्वत पब्लिकेशन, अगर वो मैंने जो इस्तेमाल किया तो वो मुझे फ़ायदा हुआ था। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मेरे ख्याल से बिल्कुल सफिशिएंट है। ओके। जीएस पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 में साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान तकनीकी और आपके अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न आते हैं जी। और ये काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स या समसामयिकी से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे विज्ञान तकनीकी के अगर प्रश्नों को हम देखें तो अगर पिछले प्रश्न पत्र पर गौर करें तो वहाँ पे काफ़ी जो है सरप्राइजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी-कभी उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए कोई एक्सक्लूसिव सोर्स होना चाहिए, या फिर अगर आप करंट अफेयर्स या समसामयिकी न्यूज़पेपर से या बाकी चीज़ों से अगर कवर कर रहे हैं तो उससे ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं? सर मेरे ख्याल से जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल अलग तरीके के प्रश्न आ जाते हैं और बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे पिछले बार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीएनजी या एलएनजी या इसके बारे में पूछा गया था, तो बिल्कुल स्ट्रेट था कि ये क्या है और इसके फीचर्स वगैरह बताइए। तो जैसा कि मैंने देखा है कि 2018 से अभी तक साइंस एंड टेक में बिल्कुल सीधे प्रश्न आ जाते हैं वो, और वो ज़्यादातर वो करंट अफेयर से ही जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप कोई मंथली मैगजीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं और उसमें जो साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन होता है जो न्यूज़ में है, जो समसामयिकी है, तो उससे ही रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं वो रहते हैं। हाँ, वो कोट कर दिया जाता है इस तरीके से, जैसे इस बार नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस पूछा गया था, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है। लिक्विड नैनो यूरिया ले लें या कुछ भी ले लें, तो अगर मंथली मैगजीन पढ़ी है तो आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और उसका इस्तेमाल किस किस क्षेत्र में किया जाता है, और वही लिखना था हमें प्रश्न पत्र में भी। तो मेरे ख्याल से अगर आप मासिक जो कंपाइलेशन आती है या आप अखबार पढ़ रहे हैं तो उससे हो जाता है सर। उसके लिए अलग से कुछ साइंस एंड टेक की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अर्थव्यवस्था के प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए आते हैं, उनके लिए क्या कोई मतलब समसामयिकी, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कोई करंट अफेयर्स की तो बुक आती नहीं है जी, तो उनको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? सर उसके लिए जैसे इस बार स्मार्ट सिटी पे पूछा गया था, तो जैसे कई सारे प्रश्न होते हैं ना जो एक अभ्यर्थी को पता होता है कि वो प्रिपेयर करके रखता है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न तो आने ही वाले हैं। तो स्मार्ट सिटी हो गया, या इस बार एक स्कीम के बारे में भी पूछा गया था, कोई ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में पूछा गया था। तो ये सब अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं और आप अगर मंथली कंपाइलेशन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, तो वो बिल्कुल ये कवर कर देता है कि उत्तर प्रदेश ने क्या नई स्कीम आई है। तो अगर आप उसका नोट्स बना के रख रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि जैसे अगर कोई एमएसएमई पॉलिसी जैसे अभी आई है तो वो पूरा नहीं पूछेंगे कि एमएसएमई पॉलिसी क्या है। अगर उसमें से ये पूछा जाएगा कि इसके क्या क्या मतलब अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो अगर आपने उससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स अगर बनाए हैं अपने पास, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एग्जाम में। आप उसको पुल कोट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेटा मौजूद है कि कितने ज़िलों में हो रहा है और किस स्तर पे किया जा रहा है, कितना इसमें बजट कितना इसमें दिया गया है, तो वो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स लेके आता है। लेकिन हाँ, मेरा मानना यही है कि मंथली कंपाइलेशन से वो काम हो जाएगा कि वो पूरा कवर कर देता है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ है। वंडरफुल। अब एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है, खासकर जीएस पेपर 3 में जो बाकी अभ्यर्थियों से मैंने बात की है, पेपर टाइम पे कंप्लीट करने की। जी, जो लंबे पेपर होते हैं जैसे जीएस 3 हो गया या अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट जीएस पेपर 1 भी है जी, तो इन पेपर्स को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरा भी इसमें मुख्य परीक्षा में वो एक प्रश्न रह गया था, तो वो मतलब मेरे इसमें भी दिख रहा था, रैंक जो भी आया उसमें भी दिख रहा था। तो ये बहुत बड़ा है इशू। और ये मैं बताना चाहूँगा जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कि हम जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे एकदम बहुत ही खूबसूरत आंसर लिख दें जिससे वो जो भी चेक करने वाला है वो बहुत प्रभावित हो जाए। लेकिन उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि 3 घंटे में वो प्रश्न पत्र को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है।
और मैंने जब फोरम आईएएस में मैं जब लिख रहा था आके, यहाँ मैं सेंटर में आके लिखता था, तो मैं ये कोशिश करता था कि 3 घंटे में कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना है। कई सारे उत्तर ऐसे होते थे कि जो ये सोचा जा सकता था कि मैं उसमें और चीज़ें ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने ये कोशिश किया था कि 3 घंटे में वो पूरा करना है। अगर 1-2 उत्तर ऐसे भी हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं हैं, लेकिन फोकस होना चाहिए कि कंप्लीट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न के पीछे या एक उत्तर के पीछे ज़्यादा समय व्यतीत कर देंगे तो आपके जो उत्तर है वो रह जाएंगे। और जैसा कि सभी अभ्यर्थी को पता होना चाहिए कि अगर 10 या जैसे 12 और 8 मार्क्स का है तो आप 8 में से 8 नहीं ला सकते हैं। आपको 8 में से 6, अगर बहुत ही अच्छा आपने लिखा है तो 6 या 5 तक मिलेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक पूरा का पूरा ही आंसर आप छोड़ देते हैं एक उत्तर को बहुत ही खूबसूरत बनाने में, तो उससे आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो वो अगर वहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि मॉक के समय में कोशिश करिए कि बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट किया जाए। और ये मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये फेस किया है कि मेरा छूट गया है, प्रश्न आते हुए भी छूट गया है। तो ये प्रॉब्लम है सर, और उसको मॉक देकर ही सॉल्व किया जा सकता है मेरे ख्याल। ओके, वंडरफुल। आपने बताया कि आप फोरम आईएएस में स्टेट पीसीएस सक्सेस प्रोग्राम जो होता है उसका हिस्सा रहे हैं जी। तो आपकी तैयारी में या मार्गदर्शन में स्टेट पीसीएस सक्सेस प्रोग्राम फोरम आईएएस का कितना मददगार रहा? मैं तो कहूँगा कि अगर मैं आज बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ तो बिल्कुल ही उसके वजह से, क्योंकि बहुत कम हो सकता है इलाहाबाद या लखनऊ में ये सुविधाएं होंगी, लेकिन दिल्ली में ऐसे मॉक लेने वाले बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स थे। और उसमें फोरम, जब मुझे पता चला फोरम ले रहा है जो कि यूपीएससी के लिए भी बेस्ट माना जाता है, तो मैंने सोचा कि बस अब कुछ सोचना नहीं है, इसमें ही लेना है। और फ़ायदा मुझे ये हुआ कि हर पेपर का 2-2 ये सेक्शन वाइज और प्लस एक पूरा प्रश्न पत्र, तो वो जब मैं दिया, और उसके अलावा फ़ायदा ये हो रहा था कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने ऐसे कवर नहीं किए थे, वो जब प्रश्न पत्र में आ गया, भले मैं वो लिख के नहीं आ पाया क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, लेकिन जब वो मैं प्रश्न में देखा अपने फोरम के, तब मुझे पता चला अच्छा ये भी एक है क्षेत्र जिसको मैंने कवर नहीं किया है। तो फिर मैं उसके नोट्स बना लेता था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसमें हेल्प हुआ। उसके अलावा सर यहाँ पे जो गाइडेंस मिली मुझे, किस तरह से, जैसे मेरे लिए आखिरी बार मैंने क्लास 10th में हिंदी लिखा था, और उसके बाद जब यहाँ आके हिंदी लिख रहा हूँ तो उसमें काफ़ी फ़र्क आता है कि एक अभ्यर्थी जो इंग्लिश में इतने दिनों से एग्ज़ाम दे रहा है या अपनी स्नातक की परीक्षाएं दे रहा है, और अगर वो हिंदी लिख रहा है यहाँ आके, तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। और फोरम के गाइडेंस से मुझे काफ़ी उसमें सहायता मिली, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से लिखना है, पैराग्राफिक स्पेसिंग कैसे करनी है, और उसमें क्या ऐसा डालना है जो, क्योंकि 1, 2, 3 जैसे गद्यांश को समझाने का या जो कॉम्प्रिहेंशन को समझ के उसको छोटा करके लिखने का, ये सब जो था सारा कुछ मुझे फोरम के गाइडेंस से ही पता चला सर। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिला है मुझे। अब आते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 पर जी, जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है, नीति शास्त्र कह सकते हैं। इस पेपर में आमतौर पर जो हम केस स्टडीज देखते हैं वो केस स्टडीज यूपीएससी के केस स्टडीज से काफ़ी अलग होती है जी, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर फोकस आपके स्टेट मशीनरी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है। तो इस तरीके की केस स्टडीज को टैकल करने के लिए आपने कोई ख़ास रणनीति अपनाई, या फिर ये जो आप यूपीएससी के टेस्ट वगैरह दे रहे थे या उसका जो स्टडी मटेरियल था उसी से आपको सहायता मिली? सर यूपीएससी के एथिक्स पेपर में और यूपीपीसीएस में ये फ़र्क है कि यूपीएससी में बहुत सारे मतलब जो संख्या है केस स्टडी क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 2 प्रश्न आए थे। तो एक तो जो सिचुएशन जो बेस्ड रहता है कि अगर आप एसडीएम हैं तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो उसमें जो स्टेक होल्डर वाला जो अप्रोच होता है, जो कि मैंने फोरम में जैसे लिखा तो उससे भी पता चला कि जो स्टेक होल्डर वाला अप्रोच है, उसके बाद आपके बस में क्या क्या है और आपको क्या करना चाहिए और उससे क्या दोनों पार्टीज़ को क्या फ़ायदा होगा, ये वाला जो अप्रोच था जो मैंने यूपीएससी के लिए जो किया था वही मैंने अप्लाई किया। बस यहाँ पे जो अलग बात ये थी कि आप यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या फिर आप एसडीएम हैं या डिप्टी कलेक्टर हैं, और वहाँ आपसे उस जो पोस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो
जो सामाजिक जो भी है स्थिति वो थोड़ा आपको वहाँ से डिफरेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ के हिसाब से लिखेंगे तो उसमें थोड़ा आपको अंक ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डिफरेंस था सर। उसके अलावा एथिक्स पेपर 4 में तो मोस्टली जो थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है उस पर ही फोकस किया जाता है पीसीएस के प्रश्न में। ओके अब आते हैं हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्र पर। आपने हिंदी के बारे में बताया कि हिंदी में आपको फोरम आईएएस के स्टेट पीसीएस सक्सेस प्रोग्राम से काफ़ी हेल्प मिली जी। और हिंदी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पत्र लेखन से जुड़ी। बिल्कुल। पत्र लेखन और कुछ हद तक मुहावरे और उसके वाक्य प्रयोगों से भी रिलेटेड। तो इस तरीके की जो मतलब थोड़ी सी निटिग्रिटीज हैं, इनके लिए आपने क्या किया? कोई एक्सक्लूसिव बुक पढ़ी थी या कोई स्टडी मटेरियल फॉलो किया था? सर मैंने एक अरिहंत की एक हिंदी की वो बुक ले ली थी और उसमें जो भी जो व्याकरण से संबंधित है उसमें वो मैंने कर लिया था। उसके अलावा पत्र लेखन में जैसे मैंने पहले तो कोशिश किया कि अगर मुझे कोई उत्तर प्रदेश सरकार का ही कोई उदाहरण के तौर पर जो पत्र है जो कि कॉन्फिडेंशियल नहीं है, अगर वो पत्र मुझे मिल जाए तो मैं उससे ये देख पाऊंगा कि जो क्या पद्धति पे लिखनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या एड्रेस किस तरह से करना चाहिए। तो वो मैंने वो कोशिश किया। उसके अलावा मैंने एक कोचिंग जो पीसीएस के लिए ही जो तैयारी कराते हैं, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद का था, प्रयागराज का था मेरे ख्याल से, उन्होंने उनका जो नोट्स था मैंने वो पत्र लेखन के लिए वो किया। उसके अलावा जब मैं यहाँ पे जब पत्र लेखन जब मॉक देने आता था तो उसमें मुझे गाइड किया गया कि क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे मैंने जब पहली बार पत्र लिखा तो मैंने उसमें नाम ऐसे सोच के कुछ लिख दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसे ही हम लोग लिखते थे पहले जब लिखते थे। फिर मुझे पता चला कि नहीं, उत्तर प्रदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नाम और ख़ास करके जो सरनेम है वो नहीं लिख सकते हैं, आपको अ लिखना है या अब स लिखना है। तो ये सब जो छोटी छोटी जो बातें थी वो मुझे यहाँ पे मॉक देने के बाद पता चली। और उसके अलावा जो मैंने नोट्स देखे थे कि पत्र लेखन का एक्चुअली हमें जो सिस्टम है वो कैसे लिखना है। और उसके अलावा ये बात भी होती है कि जो हिंदी के जो शब्द हैं, जो पूर्ण रूप से जो हिंदी के शब्द होने चाहिए वो इस्तेमाल अगर हों तो ज़्यादा अच्छा। और मेरे लिए खास करके थोड़ा सा उसमें परेशानी मुझे आई थी, क्योंकि आज तक अंग्रेज़ी में ही देता है जो भी है, या इवन सोचने का जो तरीका है वो भी इंग्लिश में लिखने के लिए ही उसी पद्धति में सोचता हूँ। तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत ये थी तो मैंने वो सब नोट कर लिया था, जैसे कि जो ऑफिशियल जो भी वर्ड्स होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं जो कि सुनने में काफ़ी सुंदर लगता है या जो लिखने में जो सही हो। तो वो मैंने ये किया था कि मैंने हिंदी के शब्द सारे लिख लिए थे सर। निबंध पे आते हैं जी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के निबंध में या उनकी संरचना में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ वहाँ पर हम फिलोसॉफिकल एसेज और इन सब तरह के एसेज पाते हैं, यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो निबंध होते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसके लिए कोई मतलब स्पेशल स्ट्रैटेजी या कोई रणनीति आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सर ये तो बात थी कि यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने जीएस के दौरान, अपने परीक्षा के दौरान, पेपर के दौरान जो भी किसी भी जो तथ्यात्मक जो भी टॉपिक है उस पर अगर आपने जानकारी जुटाई है तो उसका आप यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तथ्यात्मक एसेज आते हैं। लेकिन इस बार जो टॉपिक्स थे उसमें कई सारे जो फिलोसॉफिकल टॉपिक था, जैसे कि जो टेलीविज़न पे जो पूछा गया था उसको मैं मानूंगा कि वो एक तरह से कि फिलोसॉफिकल टॉपिक था। उस पर हाँ तथ्यों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि थोड़ा सा ओरिएंटेशन जैसा यूपीएससी कर रही है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उस तरफ था। तो मुझे ये तो पता था कि तथ्यात्मक आएंगे कुछ प्रश्न, और उसमें से एक जो होता है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, तो मैंने उसका जो प्रारूप था वो तैयार कर लिया था। उसके अलावा मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स वो नोट करके रख लिए थे कि जो ये कुछ इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। उसके अलावा डिफरेंस यहाँ पे आया कि जो सोचने का तरीका होता है कि आप 3 घंटे में अब 2 टॉपिक के बारे में आपको सोचना पड़ता है यूपीएससी में, बट यहाँ पे 3 टॉपिक के बारे में सोचना होता है। उसके अलावा हमारी मतलब इतने दिन से मैं जो आंसर राइटिंग कर रहा था तो उसमें मुझे आदत थी कि 1000-1200 वर्ड तक लिखना होता है 2 वर्ड, और इसमें आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो पेजेस उतने नहीं रहते हैं और दूसरी बात आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट कर पाओ। तो वो सब जो छोटी छोटी बातें थी वो सब का ध्यान रखना पड़ा सर। और जैसा कि मॉक देने के बाद भी मुझे बहुत कुछ पता चला,
और ये भी था कि 750 अगर आपको वर्ड लिमिट कम मिल रहा है तो उसको किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए कि सारी कुछ जो भी बातें हैं, जो भी क्षेत्र में के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ अपने ऐसे में निबंध में, वो कर पाऊँ और उस जो शब्द की जो लिमिट है उसमें रह पाऊँ। तो उसमें मॉक्स ने काफ़ी हेल्प किया सर। ओके। परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बार प्रतियोगी निराश या हताश हो जाते हैं। क्या आपने भी इस तरीके के मतलब फेस किए थे जहाँ पे आप निराश हताश हो गए थे? बिल्कुल सर, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और मैं MS धोनी का फ़ैन हूँ। तो जैसे MS धोनी बोलते हैं कि जो प्रोसेस है, अगर आप अपने आप पर बिलीव कर रहे हैं और प्रोसेस में बिलीव कर रहे हैं तो वो आपको फिर बिल्कुल सक्सेस देगा। तो कई बार ऐसा निराशा हुई सर, मतलब वो प्रोसेस पे कई बार भरोसा उठने लगता था कि इतने दिन से नहीं हो रहा है, प्लस मैं उस राज्य का नहीं हूँ तो क्या मुझे ये होगा। बहुत सारी जो बेकार की बातें वो भी चलने लगती दिमाग में, जैसे था कि सोशियोलॉजी में मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे कर पाऊँगा ये, तो वो सब था दिमाग में। लेकिन बस ये था कि मेरे हाथ में है कि मैं किस तरह से जितने भी पेपर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख पाऊँ, कैसे फोकस करूँ और जो भी जितनी जानकारी है वो जुटाकर उसको अपने पेपर में प्रस्तुत कर पाऊँ, और मेरा फोकस उसी पे था। हाँ, कई बार निराशा होती है, ये कोई भी नहीं बोल सकता है कि नहीं मैं बिल्कुल खुश होकर और हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप पे और प्रोसेस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने बस प्रोसेस पे भरोसा रखा। मेरे हाथ में है कि मैं प्रोसेस में अपना जितना भी है बेस्ट दे पाऊँ, और मैंने वही किया सर। ओके। 2023 का जो प्रीलिम्स है वो 1 महीने बाद है, ऑलमोस्ट 1 मंथ अहेड। ऐसे में जो तैयारी कर रहे हैं या जो 2023 की परीक्षा में अपीयर होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों और प्रतियोगियों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि अभी टाइम रिवीजन का है, तो अब बहुत ज़्यादा अगर नई चीज़ों की तरफ आपका झुकाव है तो वो कम करके रिवीजन पे भरोसा रखें, क्योंकि आपको अंत में रिवीजन ही काम आएगा। क्योंकि अब कितनी भी जानकारी जुटा ले इस आखिरी महीने में, शायद वो आप परीक्षा के समय आपको वो याद ना आए। लेकिन अब अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करें, जैसा मैंने किया था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था यूपीएससी देने के बाद प्रीलिम्स, लेकिन मैंने बार बार उसी चीज़ को रिवाइज किया, ज़्यादा नहीं पढ़ा, उसी को रिवाइज करता गया, 3-4 बार किया। और वो मुझे बिल्कुल ऐसे दिख रहा था प्रश्न पत्र में कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है, इस पेज पे था, इतना तक याद हो गया था, और वही फाइनली हेल्प किया। तो मैं यही बोलूँगा कि आखिरी के 1 महीने में रिवीजन पर जोर दीजिए, मॉक्स दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप नेगेटिव मार्किंग किस तरह से कम कर पा रहे हैं, किस तरह से आप अटेम्प्ट ज़्यादा ले पा रहे हैं, रिस्क ले पा रहे हैं, और वो रिस्क कैसे आपको मतलब सही हो पा रहा है वो रिस्क। तो उस पर फोकस रहना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा अगर आप ये सोचें कि कुछ नया ही पेपर पढ़ लेते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। अभी अब बस फोकस रिवीजन पे करिए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने माँ बाप को देना चाहूँगा सर, क्योंकि उनके लिए एक अगर आप मध्यम वर्ग से आते हैं तो जब उन्हें ये पता चला कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छा जॉब कॉर्पोरेट में छोड़ना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी थोड़ा वो लोग भी थोड़ा घबरा गए थे कि कैसे होगा, क्या करेगा। लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, और आज तक भी अगर मॉनेटरीली हेल्प जो होता है वो आज तक मेरे पिताजी ही कर रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय उनको दूंगा कि वो उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके अलावा जितने भी टीचर्स के मैंने नोट्स लिए या पढ़े, इवन फोरम IAS का मैंने यहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम में आया, आपसे सर इंटरव्यू का गाइडेंस लिया, तो सर आप सबको श्रेय देना चाहूँगा। उसके अलावा सर मैं हमेशा मैं बिलीव करता हूँ, भगवान पे भरोसा है मेरा, तो मैं भगवान को बोलना चाहूँगा। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा MS धोनी पे, क्योंकि उनका जो एक ये था कि जैसे वो स्थिति से गुजर रहे थे कि नौकरी करना है फिर छोड़ना है, तो वो प्रोसेस में जो बिलीव करने का जो उन्होंने जो मुझे ये दिया है, तो मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगा। थैंक यू रोहन, आप हमारे यहाँ आए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई आपने प्रतियोगियों को, और इसी के साथ हम अपने सेशन को क्लोज करेंगे। और रोहन, आपको आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।